हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, डैट इज़ एंट्रोपी। तो सबसे पहले एंट्रोपी का जनरल डेफिनेशन क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। फिर कुछ सेकंड लॉ के स्टेटमेंट देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के, एंड देन उसके बाद सिस्टम सराउंडिंग का हम लोग एंट्रोपी का कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे फेनोमेनन होंगे जहाँ पे रैंडमनेस एक टर्म में अभी डिफाइन करूँगा, उसके बेसिस पे एंट्रोपी का कंपैरिजन होगा, एंड देन उसके बाद केमिकल रिएक्शन के लिए हम चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये एंट्रोपी टर्म जो होता है ये क्या होता है। जैसे मान लो कि किसी भी सिस्टम में किसी भी तरह का रैंडमनेस जो एसोसिएटेड होता है, रैंडमनेस, ठीक है, तो उसी रैंडमनेस का जो डायरेक्ट मेजरमेंट है ना, उसी को हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। मीन्स एंट्रोपी को हम डायरेक्टली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस को हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस एसोसिएटेड विद द सिस्टम। तो सिस्टम से एसोसिएटेड डायरेक्टली किसी भी तरह का जो रैंडमनेस होगा उसको हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। ठीक है, एंट्रोपी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एक टर्म और, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हम लोग कहने जा रहे हैं कि एंट्रोपी जो है, ठीक है, इसका मैथमेटिकल अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, मैथमेटिकल फॉर्म, तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम कहते हैं कि जो एंट्रोपी चेंज होगा डी एस, एंट्रोपी चेंज जो होगा डी क्यू रिवर्सेबल डिवाइडेड बाई टी। ये आपका एक जनरल मैथमेटिकल डेफिनेशन है। हालांकि इसको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल ये आप फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, हालांकि केमिस्ट्री में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में बेसिकली उसको पढ़ाया जाता है। तो उसके रिजल्ट से हम लोग ये टर्म जो है डिराइव करके लाते हैं, जहाँ पे आपका जो डी क्यू रिवर्सेबल है ये क्या है, तो ये आपका हीट सप्लाइड है, हीट सप्लाइड एंड रिवर्सेबल प्रोसेस, इन रिवर्सेबल साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो उसके लिए हम डी एस को क्या लिखते हैं, डी क्यू रिवर्सेबल बाई टी लिखते हैं। अब चूंकि एंट्रोपी जो है ये आपका क्या है, एक तरह से रैंडमनेस, पॉसिबल ओरिएंटेशन से एसोसिएटेड है, तो डेफिनेटली ये क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंड साथ ही साथ ये स्टेट फंक्शन भी है। ठीक है, स्टेट फंक्शन भी है। इनिशियल और फाइनल जो है इस पे डिपेंड करेगा, किस तरह से उसको अचीव किया जा रहा है, इस बात पे उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो ये तो हमने एंट्रोपी का जनरल डेफिनेशन समझा। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो जूल पर केल्विन आपका इसका यूनिट हो जाएगा, किसका, एंट्रोपी का। और कैलोरी भी ले सकते हैं, कैलोरी पर केल्विन भी ले सकते हैं। चलो, अब एंट्रोपी हमने डिफाइन कर लिया क्या होता है। अब देखते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये क्या कहता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। मान लो कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है, मान लो ये एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम को मैं एक तरह से कार्नोट को थोड़ा सा बेसिक तरीके से भी डिफाइन कर देता हूँ। इस सिस्टम को आपने क्या किया है कि एक आपके पास सोर्स है, ठीक है, जो T1 टेम्परेचर पे, इससे आप इसको एक इनपुट दे रहे हो, हीट के फॉर्म में एक इनपुट दे रहे हो, ठीक है। अब सिस्टम जो है इससे आप क्या चाह रहे हो कि ये कुछ वर्क करते हैं। तो सपोज ये वर्क कर रहा है W। अब क्या होता है कि अगर सिस्टम आइडियल होता तो क्या होता है कि जितना भी हीट आप दे रहे हो Q1 सिस्टम को, पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। हो क्या रहा है कि सिस्टम जो है वो कुछ लॉस भी कर दे रहा है। ठीक है, सिंक को आप एक तरह से सराउंडिंग भी कह सकते हो, जो कि तुम्हारा T2 टेम्परेचर पे, तो इस पर Q2 जो है वो लॉस के फॉर्म में चला जा रहा है। ये आपका इनपुट है और ये आपका क्या है, आउटपुट है। तो वर्क को आप क्या लिख सकते हो, अगर आप मॉड के टर्म्स में बात करें तो बेसिकली Q1 माइनस Q2 लिख सकते हो। यहीं से हम कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी को भी डिफाइन करते हैं कि कार्नोट साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100।
ठीक है, जहाँ पे T2 जो है वो ऑलवेज T1 से क्या होगा, बड़ा होगा। इससे एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि कभी भी किसी भी सिस्टम का जो एफिशिएंसी है ना वो 100% नहीं हो सकता, ठीक है। और यहीं से हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग यहाँ से स्टेट कर सकते हैं। डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स है वो हम कह सकते हैं, जैसे मान लो अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें तो हम यहाँ पे क्या, जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी कहलाता है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल to construct a heat engine in cyclic process where sole effect is to convert heat into work without simultaneous transfer of heat from high temperature body to low temperature body, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सिस्टम को हम डिज़ाइन करेंगे जिसमें तुम्हारा सारा का सारा जो हीट है, जो इनपुट है, वो पूरा का पूरा आउटपुट में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह से आप सेकेंड स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि हीट cannot be converted into work with 100% efficiency। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कैसे सेकेंड लॉ एफिशिएंसी की बात करता है। फर्स्ट लॉ में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं था, यहाँ पर इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी सिस्टम की 100% नहीं हो सकती। एक और स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स is constantly increasing। अब आप ये सोचो कि यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस हो रहा है सब इरिवर्सिबल है, ठीक है। मीन्स ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं वो अलग अलग, ठीक है, टाइम रेफरेंस में हो रहे हैं। तो कैसे वो प्रोसेस को आप दोबारा मतलब एक तरह से कर सकते हो कि आप मतलब कि रिवर्स कर सकते हो, या आप दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हो कि उन प्रोसेस को या वो जो इवेंट है उस इवेंट को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो एक नए टाइम, एक नए स्पेस में हमेशा तुम्हारा क्रिएट हो रहा है। एक नया ओरिएंटेशन, नया रैंडमनेस हमेशा हर वक्त तुम्हारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और यहीं से एक टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो कोई भी प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस कब कहेंगे, याद रखना, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होता है जब वो खुद अपने क्रेडिट पे कंप्लीट हो जाए, उसे किसी एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायरमेंट ना हो। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस that occurs on its own credit without any help of external reagent, ठीक है। एक्सटर्नल रिएजेंट बेसिकली यहाँ पे सराउंडिंग को भी आप रेफर कर सकते हो। तो बिना उसके इस प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे मान लो फर्स्ट कंडीशन, इफ डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, मीन सिस्टम में जो एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग में जो एंट्रोपी चेंज है जिसको हम डेल्टा एस टोटल बोल रहे हैं, अगर ये डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। और प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमने इसको डिफाइन किया। सेकेंड लॉ तो यही कहता है कि ओवरऑल जो टोटल एंट्रोपी है वो ऑलवेज क्या हो रहा है, तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड हम यहाँ पे ले सकते हैं, जो डेल्टा एस आपका टोटल है अगर लेस देन 0 हो जाए तो हम प्रोसेस को नॉन अकरिंग कहेंगे, या प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। Non-spontaneous. In the third case is when delta total is equals to 0, then the process is known as a reversible process। तो ये आपका रिवर्सिबल होगा, या यही आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन डिफाइन करता है। तो देखो जो फर्स्ट लॉ में लिमिटेशन आ रहा था, कैसे वो सेकेंड लॉ में वो लिमिटेशन जो है वो धीरे धीरे तुम्हारा दूर होते जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं
सिस्टम और सराउंडिंग का हम कैसे एंट्रोपी का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। तो देखो हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एस सिस्टम का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन तो यही है। तो फर्स्ट लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, डी यू माइनस डब्ल्यू बाई टी का इंटीग्रल। ठीक है, इसको अगर हमने दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लिया, डी यू बाई टी माइनस इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू बाई टी, तो डी यू को क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डी टी बाई टी इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 माइनस डी डब्ल्यू को माइनस पी डी भी लिखेंगे तो ये प्लस आपका हो जाएगा P, और P गैस को अगर हम एन आर टी बाई वी लिख दें तो हमने एन आर जो है बाहर कर दिया, T से T कैंसिल हो गया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका, ये डी वी हो जाएगा और बाई तुम्हारा V बच जाएगा। इसको V1 से V2 इंटीग्रेट कर दे तो यहाँ से हमारा डेल्टा एस सिस्टम का एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या, एन सी वी लॉन T2 बाई T1 प्लस एन आर लॉन V2 बाई V1। तो ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया। डेल्टा एस सिस्टम का ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। किसी भी प्रोसेस के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल फॉर ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कैसा भी प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो आप T1 T2 को इक्वेट कर देना, ये टर्म गायब हो जाएगा। डेल्टा सिस्टम क्या हो जाएगा, एन आर लॉन V2 बाई V1, आइसोकोरिक हुआ V1 V2 सेम हो जाएगा, उसको आप इग्नोर कर देना तो डेल्टा एस सिस्टम आ जाएगा एन सी वी लॉन T2 बाई T1। इस तरह से आप डेल्टा एस सिस्टम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम डेल्टा एस सराउंडिंग की कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू सिस्टम डिवाइडेड बाई टी ऑफ सराउंडिंग हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो क्यू सिस्टम है वो ऑलवेज माइनस ऑफ क्यू सराउंडिंग के इक्वल होगा। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग डेल्टा एस सराउंडिंग का भी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तुम्हारा कंपैरिजन हम करते हैं, कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी ऑन द बेसिस ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस के बेसिस पे हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सिंपल है, कुछ फिनोमेनन हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमें 1 मोल अगर हमें सॉलिड, 1 मोल लिक्विड और 1 मोल अगर हमें गैस अगर कंपेयर करना है, उसको उसके एंट्रोपी को हमें कंपेयर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सपोज SM जो है वो हम लोग उसको मोलर एंट्रोपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो SM अगर हम सॉलिड, मोलर एंट्रोपी अगर हम लिक्विड की बात करें, और अगर मोलर एंट्रोपी अगर हम गैस की बात करें, इनको आपस में कंपेयर करें तो डेफिनेटली गैस का एंट्रोपी ज़्यादा होगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। उसी तरह से अगर मान लो हमने दो आइडेंटिकल, सपोज मान लो मेटल ब्लॉक ले लिया है अलग अलग टेम्परेचर पे, तो डेफिनेटली तुम्हारा टेम्परेचर जो है वो एंट्रोपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा क्या होगा उसमें वाइब्रेशनल तुम्हारा एनर्जी आएगा। वाइब्रेशनल एनर्जी के कारण नंबर ऑफ ओरिएंटेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली एंट्रोपी बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो हमने वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लिया, तो अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हो, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो क्या होगा वहाँ पे एंट्रोपी जो होगा वो एंट्रोपी आपका क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। सिमिलरली अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें, प्रेशर को भी इंक्रीज़ कर दे, तो उस पॉइंट पे अगर हम एंट्रोपी की बात करेंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ घट जाएगी, जो उसका रैंडमनेस की चांसेस है वो और कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर मान लो अगर हमने कोई केमिकल रिएक्शन में अगर हम अगर कंपेयर करें, केमिकल रिएक्शन में अगर हम कंपेयर करते हैं तो सिंपल उसका चेक करने का तरीका है, एंट्रोपी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, डेल्टा एन जी इज समेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपका डेल्टा एन जी होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे मान लो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, और इससे आपका क्या बन रहा है, H2O लिक्विड बन रहा है। अब यहाँ पे आप डेल्टा एन जी निकाल लो, तो क्या है, यहाँ पे तो प्रोडक्ट में 0 है और माइनस क्या हो जाएगा, 3/2 मीन्स -3/2। ठीक है, तो एकदम डायरेक्टली आप कह देना, कैसे, देखो
डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, मतलब एंट्रोपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, डेल्टा एस लेस देन जीरो मीन्स एंट्रोपी डिक्रीज करेगा। और डेल्टा एन जी अगर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो एंट्रोपी ऑलमोस्ट जीरो मीन्स एंट्रोपी को आप कांस्टेंट बोलोगे, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हमने ले लिया H2 गैस प्लस I2 गैस और सपोज ये 2HI गैस बन गया। ठीक है, रिवर्सिबल लेना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप डेल्टा एन जी निकालो ज़ीरो, मतलब यहाँ पे एंट्रोपी में चेंज नहीं हुआ है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंट्रोपी ऑलमोस्ट जो है वो क्या है, तुम्हारा कांस्टेंट है। इस तरह से भी सोच सकते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लो, PCl5 गैस, ठीक है, और ये आपका ब्रेक कर गया PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या है, 1 है, तो ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो मीन्स यहाँ पे जो आपका एंट्रोपी है वो आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। एंट्रोपी चेंज जो है वो आपका इंक्रीज़ कर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्रोपी जो है हम रैंडमनेस के बेसिस पे जो है ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से एक और स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ वो कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का स्टेटमेंट क्या है, तो इसका कहना है एंट्रोपी ऑफ या एब्सोल्यूट एंट्रोपी भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस एट गिवन टेम्परेचर, या इसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कर देते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब 0 केल्विन इज अज्यूम टू बी 0। ठीक है, तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का जो है एंट्रोपी उसको हम लोग 0 कहते हैं। मीन्स ये कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, किस पे, 0 केल्विन पे है, 0 केल्विन पे है, तो उसमें आप एंट्रोपी जो है आप डायरेक्टली क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो। तो ये आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का कहना है। और इसी के हेल्प से, इसी स्टेटमेंट के हेल्प से हम किसी भी तुम्हारा सब्सटेंस का एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक हमने एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी किसी का नहीं निकाला था, एब्सोल्यूट एंथैल्पी किसी का नहीं डिटरमाइन किया, लेकिन एंट्रोपी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब हम लोग चलते हैं केमिकल रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज निकालते हैं। एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में हम एंट्रोपी चेंज जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझो, मान लो एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से रिएक्शन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, और हमने मान लिया लेट मोलर एंट्रोपी ऑफ A इज इक्वल्स टू X, मोलर एंट्रोपी ऑफ B इज इक्वल्स टू Y एंड मोलर एंट्रोपी ऑफ C इज इक्वल्स टू Z, और इन सब का यूनिट आप जूल पर केल्विन पे ले लो। ठीक है, और हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, एंट्रोपी चेंज निकालना है पूरे रिएक्शन का। डेल्टा एस नॉट रिएक्शन क्या बता रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो याद रखना डेल्टा एस नॉट आर इज समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। यही एक मेथड है। ठीक है, अब आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अब ये ऊपर वाला जो हमारा इक्वेशन है इसमें लगा दो। ठीक है, तो डेल्टा एस नॉट आर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो C इंटू जेड। क्यों, एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सो 1 मोल के लिए एंट्रोपी यहाँ पे आपको Z दिया हुआ है, सो फॉर C मोल इट मस्ट बी C इंटू जेड माइनस A इंटू एक्स प्लस B इंटू वाई। तो ये आपका रिएक्शन का एंट्रोपी जो है इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने एंट्रोपी जो है वो हमने कवर कर लिया इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गिब्स एनर्जी जो है स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, और खासकर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिब्स एनर्जी।
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में गिब्स एनर्जी स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।